अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मेरे साथ चौधरी मोनस लाई साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, पंजाब हुकूमत और बाकी मामलात, ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, चौधरी मोनस लाई साहब से बातचीत करते हैं। चौधरी मोनस लाई साहब, ये क्या है? पिछले कुछ माह में पहले हमें लगता रहा, यानी सहाफ़ियों को, कि मोनस साहब जिस तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये तो कश्ती को ले डूबेंगे। और आपने किस लम्हे ये जायज़ा लिया, ये एक्सेस कर लिया कि भाई मैं सही तरफ जा रहा हूँ, और फिर आपने अपने वालिद साहब को और बाकी लोगों को किया कि हमें इस तरफ रहना चाहिए, इमरान खान साहब की तरफ? ये किस लम्हे और कहाँ से आपको हुआ कि हमें इधर ही खड़े रहना चाहिए? ये जी अल्लाह का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे और हुसैन अली साहब को सुरखरू किया, क्योंकि जब ये फ़ैसला हो रहा था तो हम दोनों शुरू से हमारा यही ख्याल था कि हमें खान साहब के साथ जाना चाहिए। तो मैंने फिर अपने वालिद साहब को कन्विंस किया, हुसैन साहब ने अपने वालिद साहब को किया, और थोड़ा टाइम लगा हमें, बट फिर अल्लाह ने करम किया, बुज़ुर्गों को भी समझ आ गई है, क्योंकि उस टाइम शुरू में ना तब ये वेव नहीं आई थी पॉपुलैरिटी की। जब ये फ़ैसला हुआ उस टाइम पे पीटीआई का ग्राफ आपको याद होगा, अदम एतमाद होने से पहले काफ़ी नीचे आ गया हुआ था। यही समझाना तो मुश्किल था कि एक चीज़ नीचे जा रही है, उसके साथ कैसे खड़े हों। तो बस अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उस टाइम पे ख्याल आ गया हम दोनों का, और इत्तफाकन हम दोनों का शुरू से ये ख्याल था कि यार हमें खान साहब के साथ रहना चाहिए। एक तो जब आप देखते हैं ना जी, जो हमारा बैकग्राउंड है सबका, उसमें जब हम देखते हैं कि एक बंदा है, उसके मुखालिफ सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक वैसी हमदर्दी पैदा हो जाती है। तो जब ये शुरू हुआ तो आपने वो एक तस्वीर देखी होगी जिसमें ये सारे जितने ये इकट्ठे एक फ़ोटो में बैठे हुए थे, वो फ़ोटो बाय इटसेल्फ खान साहब के लिए पॉपुलैरिटी गेन करने में उस फ़ोटो ने बड़ा रोल प्ले किया। और ऑनेस्टली हमारे भी जो गुजरात के लोग हैं, उन्होंने भी जब ये शुरू हुए ना, तो गुजरात के लोगों ने भी हमारे से रब्ता किया है, और वो उन लोगों ने रब्ता किया जो कहते थे जी कि पीटीआई का ग्राफ डाउन है, अगला इलेक्शन जो है ना जी हमने पीटीआई के साथ नहीं लड़ना। उन्होंने कहा? पहले उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर जब ये हुआ है और हमने ये किया तो कहते हैं जी बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, और वैसे भी इस टाइम पे जी हमारी इस तरह की रेपुटेशन नहीं है कि हम किसी को अकेले छोड़ दें, तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो हमने अब खान साहब के साथ खड़े होना है। ठीक है। और जब इस पिक्चर में फिर आपको, तो कई लोगों ने, साफियों ने कहा जी मोनस लाई साहब हीरो बन के निकले हैं बाहर। मोनस साहब, आपके सियासी उस्ताद या मुर्शिद कौन है? सियासी उस्ताद जिनसे आप सियासत कहेंगे यार मैंने इनसे सीखी है, या मैं आज भी देखता हूँ इनकी तरफ कि यार ये दो फर्क चीज़ें। सियासत सीखी तो मैंने शुजात साहब से ज़्यादा। ठीक है। ठीक है, अब जो देखने वाली बात है वो आजकल इतनी नहीं है उस तरह जिस तरह थी पहले, बट क्योंकि देखिए ना कि जब से मैं सियासत में आया हूँ, बल्कि जब से मैं पढ़ के आया हूँ बाहर से, तो कारोबार में भी शुजात साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, और उससे पहले भी जब हम छोटे होते थे तब भी शुजात साहब ज़्यादा मुझे प्रमोट करते थे बनिस्बत मेरे वालिद साहब। तो इसका मतलब तो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन अपना अगर सियासी वारिस किसी को समझ रहे थे बच्चों में से, क्योंकि परवेज़ लाई साहब तो उनके साथ ही थे, तो वो आपको समझते थे और आपको आगे लाते भी थे? हमेशा लेके आते थे जी। जो हमारी मुलाकातें होती थी मुशर्रफ साहब से हुई, कियानी साहब से हुई, फिर जरदारी साहब से होती थी, तो परवेज़ साहब को होता था कि ये बच्चा इसको नहीं लेके जाना, तो शुजात साहब ज़बरदस्ती गाड़ी में उठा लेते थे कि नहीं ये अच्छा है। क्योंकि होता ये था कि शुजात साहब और मैं एक पेज पे होते थे, वालिद साहब की ज़रा सोच थोड़ी डिफरेंट होती थी, तो हम दोनों फिर कन्विंस कर लेते थे कि नहीं जी ये चीज़ें इस तरह करनी है हमें। तो ये अपने सियासत के उस्ताद, आपको एक मरतबा आपने उनकी राय से इनकार कर दिया, यानी दूसरी तरफ चले गए हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? और ये बड़ा फ़ैसला है। मैं जनरली समझता हूँ कि शुजात साहब की ये राय नहीं थी, अच्छा। क्योंकि जब मैं उनको लेने गया था उस दिन, तो मैं आपको बताऊँ जी बैकग्राउंड क्या है। शुजात साहब ने हमेशा जो है ना हर बात लॉजिक से की है, वो कन्विंस करते हैं, लॉजिक उनकी ना नंबर 1 चॉइस होती है लॉजिक। इमोशंस जज्बात हमेशा बाद में आते हैं। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ही ये की है कि यार एक चीज़ आई है ना, इसको पहले ज़रा देखो, सारे एंगल देखो, इसको जज्बात अपने निकाल दो और लॉजिक आगे लेके आओ, रीजनिंग आगे लेके आओ, फिर उसके बाद जज्बात का अगर ज़रूरत हुई तो देखेंगे। उस दिन जब मैं उनको लेने गया हूँ तो लॉजिक कहीं नहीं थी, सारे जज्बात थे। तो मैंने कहा मामू को, मैंने कहा मामू आप हमेशा फ़र्क बात आपने बात की है, तो आज आप ये कर रहे हैं। वो फिर थोड़ा सा मैं समझ गया था वो मजबूर थे। वो असल में हुआ ये है कि शुजात साहब ने ट्रेनिंग ऐसी की है कि अब उससे मैं नहीं निकल पा रहा। तो जब ये फ़ैसला हुआ ना जी, इन्होंने कहा जी नहीं शरीफों के साथ जाना है और उधर नहीं जाना, तो वो मैं तो ये फीलिंग आई कि जी इन्होंने अपना, मुझे समझ नहीं आई कि किस वजह से इन्होंने ज़हन बनाया या क्या हुआ, बट मामू ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया था, मेरा
मेरा आपका पुराना नहीं ही किया? चल मेरा पुराना ही चल यानी रहा था। आपका अगर कर देते तो शायद आप उस तरफ उसमें मसला ये है ना जी कि थ्रू आउट लाइफ शुजात साहब मुझे बताते आए हैं, अभी की नहीं, जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तब से, कि यार शरीफा ने आज यह किया है, बड़े मियाँ साहब ने ये किया हमारे साथ। ये वादों से मुकरते हैं। हाँ वो तो, और शुजात साहब हमेशा मुझे बताते आए हैं डे वन से। मैं जब पढ़ रहा था अमेरिका भी, तब भी मुझे याद है एक दिन इनका फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं यार ये इन्होंने ना बनाया है, स्पीकर का कर रहे हैं परवेज़ का, तो क्या ख्याल है तुम्हारा। मैं शुरू हो गया, मैं कहा जी बड़ी जाती है, बड़े गंदे लोग हैं ये वो। अब शुजात साहब को आवाज़ जा रही थी मेरी, तो मुझे कहते हैं की किया इधर दोबारा दसी। तो वो इस तरह उनके साथ बड़ी अच्छी मेरी रही हमेशा। ये जितनी मीटिंग्स हो रही थी उससे पहले, यानी परवेज़ इलाही साहब ने, वज़ीर आला हमने उनको देखना है, काफ लीग और आप सारा ख़ानदान मीटिंग्स कर रहे थे, उन मीटिंग्स में आप मौजूद होते थे जरदारी साहब के साथ, शरीफों के साथ मौजूद होते थे? शरीफों के साथ मैं नहीं था इतना, एक मीटिंग में मैं था, बाकियों में मैं नहीं था। जरदारी साहब को भी मिलते रहे हैं, और फिर इस तरह जब असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद साहब आए हैं, उसमें मैं बैठा हुआ था। तो किसी जगह पे जब मुलाकात हुई पीडीएम के लोगों से, तो उसके बाद आपने इख्तलाफी नुक्ता कहीं पे फौरी बाद मुलाकात के बाद आपने कहा कि हमें इनके साथ नहीं खड़े होना चाहिए? मैं तो जब बैठता था मीटिंग में, तो मैं तो डे वन बात, क्योंकि जब मीटिंग पहली हुई है ना जी, उसमें राना सनाउल्लाह साहब आए, आके कहते हैं जी कि बस आप ये, आपको जो सीटें हैं वो हो जाएंगी और आगे हम इकट्ठे चलेंगे। वो मैं कहा जी राना साहब आप घर आए हैं, सो बिस्मिल्लाह, अगर सियासत पर बात करनी है तो ये तो चीफ मिनिस्टरशिप से अगर आपने नीचे बात शुरू करनी है तो ये बात शुरू में ख़त्म हो जाएगी। वो असल में मसला ये है कि शरीफों की आदत है और नून लीग की कि ऊपर से आके पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा लेवल पे लाना पड़ता है। वो फिर लेवल पे जब आए हैं उसके बाद फिर इन्होंने बाकी बातें शुरू की। ये सारी चीज़ें आपने शुजात साहब ने आपको बताई थी? शुजात साहब ने डे वन से एक एक चीज़, सियासी स्टेप्स कि किससे किस तरह डील करना है, निगोशिएट कैसे करना है। अभी जो मैं कतरा रहा हूँ शुजात साहब के पास जाने में, उसमें भी उन्हीं की ट्रेनिंग है, जो उन्होंने सिखाया है कि यार कभी भी नीचे ला के तूने किसी से कोई डील नहीं करनी। ये क्या मामला है कि उसके बाद ये जब सारे मामलात हो गए हैं, इख्तलाफात भी हो गए, जैसे भी अदब के साथ इख्तलाफात, तो उसके बाद कोई फ़ोन कॉल आया जो शुजात साहब का, यानी आपके मामू का, आपको? शाह साहब की 2-3 कॉल आई हैं, मैंने फिर उनको पैगाम भेजा, मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। तो मैं खुद बात नहीं की, मैं असल में मुझे ये भी, अगर मेरे से बात कर ली तो फिर मेरा स्टांस जो है ना, मैं पिघल जाना है, मैंने फिर मुझे, इसलिए आप अभी सामना नहीं करना मैं चाह अभी रहे? अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, ये आखिरी दिन ना बड़ी अफवाहें हैं कि आखिरी दिन जब आप लोग जा रहे थे बनी गाला, तो आपको रोका गया, 2 मरतबा रोका गया, परवेज़ साहब को आवाज़ दी, फिर आप आए, आपने आके यकीन दहानी कराई कि हम तो ना करने जा रहे हैं, आप परेशान ना हो। नहीं ये बात नहीं थी, क्योंकि उससे एक रात पहले शुजात साहब और परवेज़ साहब के ड्राइंग रूम में बैठ के चीज़ें तय हुई थी और मामू ने की थी। तो एंड में आके मामू को शायद कोई दोबारा आफ्टर थॉट आई है, तो उन्होंने उस टाइम पे निकलते हुए बात ज़रूर की थी, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी आपने नहीं करना या ये नहीं करना या वो नहीं करना। उनसे बात हुई थी, हमने कहा था कि हम जा रहे हैं, और वो जो ऑफ़र लेके आए थे आपको बता दी थी, और उसमें कुछ और भी इश्यूज़ थे, वो भी शुजात साहब को बता दिए थे। वो परवेज़ साहब ने मुझे कंफर्म किया था कि मैंने अलहदा बता दिया था शुजात साहब को, तो वो अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ हो गया हुआ था, उसके बाद हम गए। तो अब सिचुएशन मुख्तलिफ है, पंजाब हुकूमत है, बहुत से लोग कहते हैं जी चौधरी मोनस लाइक डी फैक्टो वज़ीर आला है, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं जी, वज़ीर आला एक ही हैं, और मैं आपको मज़े की बात कहूँ, हमारा निज़ाम इस तरह का बना हुआ है कि वज़ीर आला सिर्फ एक ही होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं मैटर करती है। सिस्टम ही पंजाब गवर्नमेंट का और हुकूमतों का 18वीं तरमीम ने जितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना, ये अब रोते होंगे बैठ के उधर वफाक में कि हम कुछ किलोमीटर पे महदूद हो गए हैं, और उसका कसूरवार भी शरीफ साहब है, बरदरान है और जरदारी साहब है, क्योंकि इन्होंने 18वीं तरमीम जब की थी तो अपने आप को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने जो वफाक है उसको कमज़ोर किया था। आप जब अमेरिका में भी पढ़ रहे थे और यहाँ पर भी थे, तो आपने सियासत में आना, ये फ़ैसला कब हुआ था? आपने खुद किया था, कहा गया था, पुश था, आपका रुझान था, ये क्या था? क्योंकि आपके सारे कज़न तो सियासत में नहीं हैं और पहले आप ही हैं जो आए इस तरह से। इनिशियली तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, पर जब आके यहाँ पे कारोबार शुरू किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब और शुजात साहब के करीब ज़्यादा हुआ मैं, फिर एक के बाद दूसरी चीज़, और फिर चलते चलते फिर बीच में आ गए। बट जब शुरू में मैं कोशिश कर रहा था 2008 वाले इलेक्शन में, तो मैंने जाके वालिद साहब को कहा जी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे एक लाहौर से लड़ रहा हूँ, तो एक सेफ़ सीट गुजरात वाली दे दें। तो वालिद साहब हमेशा ना मुझे टाल मटोल करते रहते थे। फिर मैं मामू के पास गया, शुजात साहब के पास, मैंने कहा जी ये
अब्बा जो है ना वो नहीं मान रहे, कहते हैं तू अपनी नानी के पास जा, अच्छा शुजात साहब की वालदा के पास, जी। उन्होंने कोल जा। मैं फिर उनके पास गया, उन्होंने फिर वालिद साहब को बुला के कहा कि गुजरात वाली सीट से मोनिस लड़ेगा, तू चीफ मिनिस्टर है, तू जामुदी से लड़, फिर गुजरात वाली सीट से मोनिस से लड़ना। तब तो फिर मुझे एंट्री मिली प्रॉपर। हमें चौधरी सालिक साहब ने बताया कि 3 साल तक जो खान साहब आपको वफाकी वज़ीर नहीं बना रहे थे, तो दरमियान में मेरा नाम भी आया था, बाकी लोगों की ऑप्शन भी आई, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने मना किया कि हम मोनस के अलावा किसी को नहीं वज़ीर बनवाएंगे। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने कभी, अब खान साहब के साथ तो बड़ी कुर्बत हो गई, बाद में गोली लगने के बाद भी उनके पास जाते हैं आप वैसे भी, और उनको पता चला, वो आपका एतराफ़ भी करते हैं कि मोनस मेरे साथ खड़ा है और ये बंदा है गेम चेंजर। तो आपने उनसे कभी पूछा कि खान साहब क्या था ये, आपके दिल में क्या था मेरे बारे में, ये फासले क्यों थे? खान साहब ने मौका ही नहीं दिया पूछने का। जब ये गवर्नमेंट बनी है ना, तो शुरू में मैं मिला उनको तो मुझे कहते हैं कि मैं यार तुम्हारे बारे में बड़ा फ़र्क सोचता था, मुझे लोगों ने बड़ा फ़र्क बताया हुआ था, तो तुम टोटली डिफरेंट हो। अब जब उन्होंने ये बात कर दिया, फिर मैं क्या बीच में यानी वाह पे याद पता चला जी, कि वास्ता पड़ा, तो फिर पता चला कि ये ऐसा नहीं है। ये क्या है सर, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट वाले हटाते हैं, आप एक सीसी पे वो गले लगा लेते हैं और उनको शाबाश देते हैं। ये सिर्फ सियासत है या कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा? यानी इतनी वफाक के साथ खींचातानी अगर लगी रहेगी तो सूबा किस तरह से काम करेगा? ये अब शरीफों को अब ये बुरी लग रही है ना। मुझे उस टाइम का भी पता है जब मोहतरमा बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी और वो आईजी चीफ सेक्रेटरी वहाँ से वफाक से भेजती थी, यहाँ पे कमरे से उसको बाहर नहीं करने देते थे मियाँ सबान। तो अपनी चीज़ें ही भूल जाते हैं। मसला ये है कि जब आपने इतना डिवॉल्व कर दिया सारा कुछ सूबे में, तो वफाक की इंटरफेरेंस उस तरह बनती नहीं है, जायज़ ही नहीं है। एक बंदा यहाँ पे लगा हुआ है जो सिस्टम को समझता है, जो डिलीवर कर रहा है लाहौर में, CCPO डोगर साहब की बात कर रहे हैं, तो उसको रखना चाहिए, उसको आगे बल्कि चलाना चाहिए, और हम इंशाल्लाह उसको चलाएंगे। अब 2 नाम अगर आपके सामने आए कि जनरल बाजवा या इमरान खान, तो क्या जवाब होगा आपका? किस चीज़ पे? कि 2 चॉइसेस हैं आपके सामने, तो आप कौन सी चॉइस को देखेंगे पहले? इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, बाजवा साहब हमारे आर्मी चीफ हैं, सरबराह हैं। दोनों की देखेंगे आप? देखिए ना, दोनों के रोल्स डिफरेंट हैं। ये जो बात हो रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तय कर चुकी है कि इमरान खान के साथ हमारा कोई सिलसिला नहीं होगा, इनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, ये थ्योरी किस हद तक दुरुस्त है? मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे अभी तक किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं जो बताया जा रहा है? मेरे आगे मैं आपको वही बता सकता हूँ कि जो मैंने खुद देखी है, सुनी है, मेरे आगे कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। मोनस इलाही साहब जिस सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपके कज़न कहते हैं कि हमारे वालिद साहब की सीट थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें गुजरात से निकाल दिया गया और फिर उनको दूसरी सीट से लड़ाया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, हुआ ये था कि बेसिकली पुरानी, अगर आप पीछे हिस्ट्री में चले जाएं तो ये 2 भाई थे, चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही, जी। सगे भाई थे। तो मंजूर इलाही साहब की औलाद फिर आगे परवेज़ इलाही साहब और मैं, और ज़हूर इलाही साहब की आगे फिर चौधरी शुजात साहब, वजात साहब, शफात साहब, ये सारी लाइन जो है। तो वो घर तो एक ही था जहाँ पे सारे बड़े हुए हैं, सब हुए हैं, और वहीं से सियासत शुरू की। और शुरू भी ऐसे की कि एक कारोबार करता था, एक सियासत करता था। तो एक कमाता था, दूसरा उसको इस्तेमाल करता था, और दोनों भाइयों का बड़ा अच्छा सिस्टम रहा है। वही फिर अगली जनरेशन में भी चला गया, शुजात साहब और परवेज़ साहब में। उन दोनों ने बिल्कुल उसी तरह मिल के सारी चीज़ें की। अब जब मैं सियासत में आया हूँ, तो मुझे जो भी सीट मिली है ना, या जो भी कुछ मिला है, वो शुजात साहब ने मुझे खुद दिया। ओके, आपने डिमांड नहीं किया? मुझे देखे ना, शुजात साहब ने दिया है, जो मेरी ट्रेनिंग उन्होंने की, सारा कुछ थ्रू आउट उन्होंने रखा है, उन्होंने खुद किया। जब शुजात साहब ने फ़ैसला किया जी कि मैंने एक बच्चे को लेके आना है सियासत में, वो उन्होंने फ़ैसला किया था बाय इलेक्शन 2018 में। उससे पहले कोई बात नहीं थी। तब से पहले कोई जिक्र भी नहीं था? शुजात नहीं, बच्चे करते थे, बट बच्चे तो हर घर में सारी बातें करते हैं ना, फैसला तो बड़ों ने करा होता है। शुजात साहब ने कभी कोई बात नहीं की थी कि ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना। जब ये हुआ है तो इनिशियली चकवाल से आइडिया था शुजात साहब को लड़वाने का। ठीक है, जहाँ से चौधरी सालिक साहब जीते हैं। वो परवेज़ साहब ने सीट खाली की थी, तो शुजात साहब ने कहा कि यार मैंने नहीं लड़ना, मेरी अब सेहत नहीं है, तो साले को कर देते हैं। हम सब ने कहा जी बिस्मिल्लाह, जिस तरह हम बेहतर समझते हैं। तो वो सीट परवेज़ साहब की थी, उन्होंने साले को दे दी। अब सियासत में होता ये है कि जितना मर्ज़ी आप कह लेना जी फैमिली बैकग्राउंड और ये इसकी सीट है, उसकी सीट है, सीट आपको फैमिली की तरफ से एक आध दफ़ा ही मिलती है।
बाद में आपकी मेहनत अपनी है और लोगों ने आपको एक एडवांटेज दे देंगे, हद होगी 2 दफ़ा दे देंगे कि जी चलो इसकी फैमिली से ताल्लुक़ है। बट वो जो जनरेशन थी ना जो उन चीज़ों का ख्याल करती थी, वो अब जनरेशन पीछे चली गई है बहुत। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं एक और आपको पॉइंट बता दूं कि अब फैमिली सारी जो है, मेरे कज़न्स भी वो सारे ठीक थे। जब हम हार गए ना तो सब बिल्कुल ठीक थे, A1 राब्ता भी था, बातें भी होती थी, मैसेज भी एक्सचेंज होते थे, सारा कुछ ठीक था। जिस दिन ये इनको लगा ना कि अब हमने CM बन जाना है, उस दिन से लड़ाई होगी। यानी मतलब अच्छा, अगर हम यहाँ से जब हार रहे थे तब जब हम हार गए थे, हाँ जी, तब भी ठीक थे, आपस में क्योंकि बिल्कुल उसी तरह था। उनको यकीन था कि इन्होंने बनना ही नहीं है, तो मामला सब ने ठीक रखे हुए थे। जिस दिन ये हुआ है उसके बाद से तो अगर तो चौधरी साहब ये थोड़ी सी शेयरिंग का मसला था, तो क्या मसला है इसमें? अगर चौधरी सालेक और चौधरी शाफी के साथ थोड़ी सी पावर शेयरिंग कर ली जाए, कोई इशू नहीं है, और आगे होनी भी थी और हो भी रही थी। मतलब देखें ना, जो शाफी साहब इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, देखें जो जहाँ तक शाफी की बात है ना, वो फैसला शुजात साहब ने करना है। अब शुजात साहब थ्रू आउट करते ये थे कि मुझे पहले कहते थे यार वो आएगा तो मैं कहूँगा तू फिर अगुआ बोली, ठीक है। तो वो आप उस्ताद और शागिर्द गेम करते वो उन्होंने किया होता था। वो अब वो बड़े हैं, उनके फैसले थे। बिल्कुल। शुजात साहब ने थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे नहीं कहा कि यार शहर वाली सीट है MPA की, यहाँ पे शाफी को हमने लड़ाना इलेक्शन। उन्होंने एक दफ़ा मुझे आधे मुंह से भी कहा होता ना, तो मैंने खुद इसकी कैंपेन करता वहाँ। यानी ये सारी बातें शाफी साहब खुद कहते थे, चौधरी साहब ने नहीं कभी की? तो शुजात साहब ने मुझे नहीं की। शुजात साहब शायद शाफी को खुश करने के लिए कह देते होते, बट उन्होंने मेरे आगे कभी नहीं की। शुजात साहब बड़े गहरे बंदे हैं। वो आप कभी, मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा जब हमारे हालात को बेहतर होते हैं, आप एंजॉय करेंगे। इमरान खान साहब का साथ कब तक देंगे? इसमें कोई डाउट है? तो सवाल को भी सोचा ही नहीं। यानी कब तक खड़े रहेंगे? मुश्किल वक्त भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ना, मुश्किल वक्त तो ऑलरेडी आया था, और ये उस तरह का वक्त आया था जब ये हो गया ना, हमजा बन गया, उसके बाद भी नून लीग ने राब्ते किए। उन्होंने कहा जी अभी भी हम कर लेते हैं चीज़ें ठीक कर, उनके CM होते हुए भी इनके राब्ते थे कि जी अभी भी हम चीज़ें कर लेते हैं, मामला को सेटलमेंट कर लेते हैं, आगे आप लोगों की भी सियासत चलती रहेगी। है वो, हमने कहा नहीं यार, हमने डिसाइड कर लिया, हम इमरान खान के साथ फैसला हो गया, अब हम उनके साथ ही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आते ही ये जो अब 100 डेज़ हैं, इनमें ऐसा क्या हमने कुछ देखा भी, लेकिन ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो पहले नहीं हो रहा था, ये कंटिन्यू आपने किया चीज़ें, कुछ क्या मुख्तलिफ है? कुछ चीज़ें कंटिन्यू नहीं, हम हर चीज़ में बेहतरी लाने की तरफ कोशिश की। अब एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये लाहौर की जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन जो है आपकी, ऑरेंज लाइन जो भी चल रही है अभी, और लाइंस भी उसमें हमने ऐड करने का हमारा प्रोग्राम है। उसमें इन्होंने एक फ़िक्स्ड फेयर किया हुआ था 40 रुपये का। हमने कहा यार वो फ़िक्स्ड फेयर का फ़ायदा कोई नहीं है, अगर किसी ने दरमियान में उतरना है तो वो बेचारा ज़्यादा पैसे क्यों दे। तो अब उसको हमने डिस्टेंस बेस्ड कर दिया ताकि वॉल्यूम बढ़े। ये एक फजूल प्रोजेक्ट था जो शरीफों ने शुरू किया। जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट परवेज़ साहब अपने दौर में करके गए थे, अगर ये उसी को इम्प्लीमेंट कर देते ना, सिर्फ इस ज़िद में ना आते कि परवेज़ इलाही का प्रोजेक्ट है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता। क्योंकि उस टाइम पे एक तो वर्ल्ड बैंक का लोन बहुत सस्ता था, 1% से भी मेरे ख्याल नीचे था उसका जो मार्कअप था, और उसकी फाइनेंसिंग अवेलेबल थी। ये अब जो इन्होंने लिया हुआ है, जिसको ये सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है इतना हर महीने, ये तो अभी तो इसके टर्म्स भी नहीं लोगों को पता, वो पता लगेंगे तो आइडिया होगा। बहरहाल ये तो एक प्रोजेक्ट है। फिर 11-12 जो हमारा शुरू हुआ था, उसको मज़ीद बेहतर किया है, उसको ज़िलों में, तहसीलों में लेके गए हैं। अब आगे अगला स्टेप होगा कि यूनियन काउंसिलों में भी उसका एक छोटी आउटलेट या कोई छोटा एक कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए वहाँ पे भी। और डेली हमारा टारगेट ये है कि दिन ब दिन, अब एक और मेजर जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है नारकोटिक्स कंट्रोल। अच्छा, हुआ ये जी कि 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व हो गया हुआ है सूबों में, लेकिन पंजाब ने ना शहबाज साहब के दौर में ना बुज़दार साहब के दौर में, बड़ा मसला है। हाँ नहीं, उस टाइम पर उन्होंने लेजिस्लेशन ही नहीं की, हमारा कानून ही नहीं बना हुआ। तो अब हम वो बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो किसी कानून में आते ही नहीं, यानी उनका इस्तेमाल करना कोई सिस्टम वो क्योंकि उनका है ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को। और एक बड़ी रिलैक्स किस्म की पॉलिसी बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये वफाक कर रही है, वो वफाक वाले अपने मजाज से लगे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं इतनी। तो ये इसको अब हम ठीक करने लगे हैं, और जो हम लेजिस्लेशन ला रहे हैं उसमें हम ओनर्स जो है ना, वो जो स्कूल और कॉलेज के ओनर्स हैं ना, उन पे भी डालने लगे हैं। कोई ऐसा लम्हा भी आएगा, वैसे तो ना आए तो अच्छी बात है, कि गुजरात में ही
चौधरी मोनस अलाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी सालिक उनके मुखालिफ खड़े हैं, चौधरी शाफे लड़ रहे हैं, चौधरी हुसैन अलाई, आपस में कोई ऐसा लम्हा आने के चांसेस लगते हैं आपको कि कहीं पे रुक जाएगा ये मामला? ये तो अब अगर आएगा तो उसका क्या देखते हैं कि ऐसे में क्या चॉइस होगी आपके पास अगर आपके मुकाबले में चौधरी सालिक हुसैन इलेक्शन लड़ते हैं? ये मेरा ख्याल है जब आएगा टाइम तब फैसला करेंगे इस पर क्या करना है। अच्छा, आपका अपना जो सियासत है इसमें सबसे आपका बड़ा दिन कौन सा था कि सियासत में कि खुशी वाला दिन या ऐसा नाकाबिले फरामोश दिन कि जिसमें आपने कहा कि ये आपसे हो गई कोई चीज़ ऐसी और सब ने उसको कहा कि यार ये तो मोनस अलाई ने कमाल कर दिया? जो रिमार्केबल दिन अगर आप कहें ना, वो था जब मैं शुजात साहब को लेने गया था, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि वो डिसअपॉइंट करेंगे। जितना मैं उनको जानता था ना, मैं देख रहा था, फिर बाद में मैंने सोचा उनके एक्सप्रेशंस पे और उनकी बातों पे कि वो मजबूर थे क्योंकि वो शुजात साहब आपके साथ आना चाहते थे? वो मुझे लगा मजबूर थे। तो ये आपको कभी कभी लगता है कि ये सियासत जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके अंदर आपको अपने भी हैं, बाज़ दफ़ा कुछ दुख देते हैं कुछ, तो इसके ऊपर भी सोचा जब तन्हा बैठते हैं कि यार ये पीछे क्या हुआ है? सियासत बिल्कुल मुश्किल काम है, और जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतना और मुश्किल होता जाता है। बट फिर ये है ना जी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है अल्लाह की तरफ से, और आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आपने डिलीवर करना है। कल को आपका हिसाब यहाँ तो अवाम ने कर लेना है, फिर उसके बाद उधर जाके जो हिसाब बने वो ज़्यादा सख्त होना है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि शुजात साहब, परवेज़ साहब और हम सारे दोबारा इकट्ठे एक ही पेज पे हों दोबारा से, और इसके आप उम्मीद और हम सारे इकट्ठे इमरान खान की सपोर्ट करें।